हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम यहाँ पर बाल विकास से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आंसर सीटेट में आए हुए हैं। ये 3 जनवरी 2022 में जो पेपर हुआ था, 3 जनवरी 22 में जो पेपर हुआ था उसका ही वही पेपर है और बाल विकास और शिक्षण शास्त्र से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला है, समकालीन विचारों के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया है। क्या क्या है बाल विकास की प्रक्रिया? सभी बच्चों के लिए एक समान, तो एक समान बिल्कुल नहीं होगी। आगे है बहुआयामी है, क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन क्या है? पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगा सकता, यद्यपि विकास सभी के लिए दिशात्मक होता है, तो ये भी गलत है। और आनुवंशिक गुणों के आधार पर निर्धारित होती है, तो ये भी क्या हो जाएगा? हमारा गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं। समकालीन विचार व्याख्या इसका देख लेते हैं। समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया बहुआयामी है, क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं। विकास बहुआयामी होता है, अर्थात कुछ क्षेत्रों में यह बहुत तेज गति से वृद्धि को दर्शाते हैं तथा कुछ क्षेत्र में धीमी गति से वृद्धि को दर्शाते हैं। विकास का क्रम बहुत ही लचीला होता है, बहुआयामी होता है। या बहुमुखी विकास में बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, चरित्रात्मक आदि विकास के आयाम आते हैं। बहुमुखी विकास के अंतर्गत बालक के किसी एक क्षेत्र या पक्ष पर विचार न करके सभी पक्षों पर सम्यक रूप से विचार किया जा सकता है। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, विकास का सिद्धांत बताता है कि गामक कौशलों का विकास शरीर के माध्यम से आरंभ होगा शरीर के सिरों की ओर, तो ये हो जाएगा हमारा अधोमुखी। क्या हो जाएगा? अधोमुखी। प्रॉक्सी मोडिस्टल, अधोमुखी। यहाँ पे और देखते हैं, व्याख्या देखते हैं। अधोगामी सिद्धांत बताता है कि गामा कौशलों का विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है। अधोमुखी या समीप्यता की प्रवृत्ति के अनुसार वृद्धि और विकास निकट से दूर की ओर होता है, फ्रॉम नियर टू डिस्टेंस के क्रम में अनुसरण करता है। इसके अनुसार पहले केंद्र में स्थित अंगों की रचना का निर्माण होता है और फिर केंद्र के दूर के अंगों की रचना का निर्माण होता है। यही कारण है कि बालक पहले हाथ और पैरों की मांसपेशियों पर नियंत्रण करता है और बाद में उंगलियों के संचालन का निपुणता उसको होती है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशील वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? तो कल्पनाशील वाले भाग में तो यहाँ पर भी अर्ली चाइल्डहुड में जो है वो शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, प्रारंभिक बाल अवस्था, अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे कल्पनाशील वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। बाल्यावस्था का शारीरिक और मानसिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। बाल्यावस्था को अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया। सबसे पहले है आरंभिक यानी कि पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष के लिए, और उत्तर बाल्यावस्था जो कि 7 से 12 वर्ष के लिए। थॉर्नडाइक का विचार है कि 3 से 6 वर्ष तक के बालक प्रायः अर्ध स्वप्नों की हालत में रहते हैं, वे सत्य असत्य में अंतर नहीं कर पाते। और रॉस कहते हैं कि शिशु कल्पना में स्वयं नायक बनता है और कल्पना के द्वारा ही वह जीवन की कठोरता को दूर करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बच्चों की समाजीकरण के द्वितीय पूछा है? तो परिवार तो उसका पहला हो जाएगा। मीडिया हो सकता है, विद्यालय हो सकता है और धार्मिक संस्थाएं। तो 2 3 4 2 2 3 2 3 और 4 क्या है यहाँ पर? सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, लेकिन 2 3 और 4 जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। समाजीकरण की वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से मानव आवश्यक कौशलों को अर्जन करने के लिए आरंभ करता है। समाजीकरण के 2 संस्थाएं, एक तो प्राथमिक और द्वितीय। प्राथमिक में आता है हमारा होम यानी कि घर, और द्वितीयक में आ जाएगा ये सारा का सारा मीडिया हो जाएगा,
स्कूल हो जाएगा, स्कूल हो जाएगा, और रिलीजियस इंस्टीट्यूट हो जाएंगे, और विद्यालय बच्चों के समाजीकरण की द्वितीय संस्था है। ये सभी मिलकर बालक के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नोट, आयोग ने इसका उत्तर नहीं, मतलब यहाँ पर सही नहीं प्रिंट हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रुचि को 3 पेंसिलें दिखाई जाती हैं। वो देखती है कि पेंसिल खा से बड़ी है, का जो है वो बड़ी पेंसिल है, और खा जो है वो छोटी है। खा जो है वो छोटी है, और का जो है बड़ी है, और पेंसिल गा से बड़ी है। अब ये जो गा वाली है वे और ही छुटकू सी पेंसिल है यहाँ पर, जो ये है जीन पियाजे के किस संज्ञानात्मक विकास की विशेषता को दर्शाती है। तो ये आंसर हो जाएगा सकर्मक अनुमान। क्या हो जाएगा? सकर्मक अनुमान। अब ये सकर्मक अनुमान यहाँ पर व्याख्या में देख लेते हैं। रुचि को तीनों पेंसिलें दिखाई जाती हैं। वह देखती है कि पेंसिल खा से बड़ी है। जब रुचि ये निष्कर्ष निकालती है कि का और गा से बड़ी है, तो यह जीन पियाजे को सकर्मक अनुमान संज्ञानात्मक विकास की विशेषता को दर्शाती है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत तीसरे चरण को कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। इस चरण के दौरान जो 7 से 12 वर्ष की आयु होती है, बच्चे तर्क का अधिक उपयोग दिखाते हैं। विकसित होने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में से एक ट्रांजिटिविटी है, जो एक क्रम में विभिन्न चीजों के बीच संबंधों को पहचानने की क्षमता को संदर्भित करती है। सकर्मक अनुमान का यह उदाहरण तब होगा जब एक बच्चे को ए की जानकारी बी से बड़ी और बी सी से बड़ी हो। आगे देखते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक चरण में बालक निम्न में से क्या कर पाने के योग्य होता है? तो प्रतिवर्तन जो है वो करने के योग होता है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक चरण में बालक पर प्रतिवर्तन कर पाने के योग होता है। इस अवस्था के दौरान बालक एक अकेले विषय के बहुविधि आयामों के बारे में सोचने समर्थ हो जाता है। विपरीत ले जाने की योग्यता विचार को विपरीत और ले जाने की योग्यता होती है। उदाहरण के लिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक 10 से 1 तक की उल्टी गिन सकता है। तो ये आंसर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चरण जो है लॉरेंस कोहलेबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है। तो लॉरेंस का कोहलेबर्ग वाला सिद्धांत में कौन सा यहाँ पर शामिल नहीं है? तो यह जो बी ऑप्शन है, अपरंपारिक चरण जो है इसमें शामिल नहीं है। अनकन्वेंशनल स्टेज जो है वो शामिल नहीं है। बाकी जो शामिल है उसको देख लेते हैं। तो कोहलेबर्ग के नैतिक सिद्धांत के 3 स्तर दिए गए हैं, और जिसमें प्रत्येक के कुछ सोपान हैं। जैसे पहले का है पूर्व परंपरागत स्तर, जिसमें आंध्र केंद्रीय दंड और आज्ञा पालन अभिमुखता, यांत्रिक सापेक्ष अभिमुखता और परंपरागत स्तर। परस्पर एक रूप अभिमुखता, अधिकरण संरक्षा अभिमुखता, और तीसरे में है उत्तर परंपरागत स्तर। इसमें सामाजिक अनुबंध, विधि सम्मत अभिमुखता और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। तो ये अपरंपारिक जो है वो यहाँ पर शामिल नहीं था। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक अपनी कक्षा के लिए लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक संरचना वाली सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती है। तो एक टीचर क्या है, इन शिक्षा शास्त्र के अकॉर्डिंग तैयार करना चाहती है। कहाँ? पूरी क्लास को। उसे निम्न में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए?
तो यहाँ पर सामाजिक संदर्भों पर आधारित शिक्षा छात्र की अभिकल्पना करना, विद्यार्थियों के अधिगम प्रयासों का गहन अवलोकन करना, अधिगम के अवलोकन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल, आवश्यकता के अनुसार पाठ का प्रयोग। तो यहाँ पर किन चीजों से बचना चाहिए, तो मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, तो सी ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। एक अध्यापिका अपनी कक्षा के लिए ले वाइगोत्स्की के सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती है। उसे अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल के प्रयोग से बचना चाहिए, क्योंकि जब हम बालकों के बीच परीक्षाओं का आयोजन करेंगे तो उसमें बालकों को लगने लगेगा कि उसकी योग्यता को जांचा जा रहा है, इसलिए वे चाहते हुए भी कार्य नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बच्चों को गलत होने का क्या लगता है, डर लगता है। इसलिए वाइगोत्स्की का मानना है कि बच्चे को सीखने के लिए सामाजिक संरचना सिद्धांत का, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांतों का शिक्षण अधिक कराना चाहिए, जिससे बालक समाज के अंतर क्रिया के बीच रहकर सीख सके। तो कोई परीक्षा नहीं लेनी है जब बच्चों को हम सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत के आधार पर हम पढ़ाते हैं, क्योंकि उनको कहीं लगेगा कहीं मैंने अगर मेरा टेस्ट होता है तो क्या हो जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा, तो उसको डर जो है सब क्या हो जाएगा, भारी पड़ जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, और वो सीखेगा भी नहीं। आगे है अगला क्वेश्चन देखते हैं। ले वाइगोत्स्की, तो यहाँ पर कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ ले वाइगोत्स्की के सामाजिक सिद्धांत पर आधारित, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें आवश्यक रूप से आप पढ़ के जाए। आगे है, ले वाइगोत्स्की ने अपनी सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत में निम्न में से किसे विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करने हेतु उपयुक्त बताया है। तो यहाँ पर उपयुक्त बताया है सहकर्मी योग्यता, तो बिल्कुल है। सांस्कृतिक उपयोग, हस्तक्षेप ये नहीं होगा, रट ये भी नहीं होगा, गैर तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सभी के साथ मिलकर ही तो सीखना है, यही तो सामाजिक सिद्धांत। तो अपने एज ग्रुप में अगर बच्चा सीख रहा है तो उसे सहकर्मी सहयोगात्मक कहेंगे। आगे है व्याख्या देख लेते हैं। वाइगोत्स्की ने अपने सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत में सहकर्मी सहयोग विद्यार्थियों में अधिगम सुगम सुसाध्य हेतु उपयुक्त बताया है। सहयोगात्मक अधिगम सहकर्मी या बड़े समूहों में से हो सकता है। पीयर को ऑपरेटिव या पीयर इंस्ट्रक्शन एक प्रकार का सहयोगी शिक्षा है, जिसमें छात्रों को जोड़े या छोटे समूहों में अवधारणाओं पर चर्चा करने या समस्याओं का समाधान खोजने के लिए शामिल किया जाता है। सहकर्मी सहयोगिता एक शैक्षणिक पद्धति है जिसका उपयोग वर्तमान में कक्षाओं की सुविधा के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी प्रगतिवादी कक्षा के बारे में एक अध्यापिका का क्या विश्वास होना चाहिए। तो प्रगतिशील कक्षा के बारे में अध्यापिका का विश्वास होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कक्षा हमेशा कठोर नियंत्रण में रहे और सिर्फ अध्यापकों को निर्देश। ये गलत हो जाएगा। अधिगम केवल कक्षा में ही हो, तो अधिगम कहीं पर भी हो सकता है, किसी भी स्थिति में हो सकता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं, तो ये क्या है, बिल्कुल सही है। कोई भी विद्यार्थी जब एक कक्षा में आता है तो वो बहुत प्रकार के समृद्ध अनुभव अपने साथ लिए बैठा रहता है। और डी ड्रिल एंड प्रैक्टिस नहीं होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत है। सी ऑप्शन क्या है, सही है। तो आगे बढ़ जाते हैं। किस विचारक ने इस बात को नकारा है कि बुद्धि एकल इकाई है और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। कई पृथक बुद्धियों मतलब उन्होंने नकारिया कि बुद्धि एक प्रकार की होती है, तो एक प्रकार की तो बिने का था, तो बिने नहीं होंगे। और यहाँ पर हार्वर्ड गार्डन जो है वो यहाँ पर सही हो जाएंगे। इन्होंने कितने टोटल 9 तरह की जो है बुद्धि सिद्धांत टाइप्स बताए, इतने तरह की क्या है बुद्धियां होती हैं, तो हमारा क्या है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये जो बुद्धियां हैं तो ये इन्होंने 8 प्रकार की दी हैं, और वैसे 2002 या 2000 में ही उन्होंने एक और दिया था, और तो 9 हो गए थे टोटल।
तो यहाँ पर देख लेते हैं व्याख्या। हार्वर्ड गार्डन ने इस बात को नकारा कि बुद्धि एकल इकाई है, मतलब बिने वाला जो है कि बुद्धि एक प्रकार की एक एकल है, वो उसको नकार दिया। बल्कि उन्होंने कहा कि पृथक स्वतंत्र बुद्धियों को सिद्धांत प्रतिपादित किया। विमात्मक प्रज्ञा और बहु बुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डन द्वारा सन 1983 में प्रतिपादित किया था। गार्डन के अनुसार बुद्धि का स्वरूप एकांकी न होकर बहु प्रकार है। कौन कौन सी बुद्धि है? व्यक्तिक बुद्धि, पर बुद्धि जिसको कहा गया, व्यक्ति बुद्धि, स्वबुद्धि, संगीत, शारीरिक, स्थानिक बुद्धि जो आर्टिस्ट वगैरह होते हैं, स्थानिक बुद्धि हो गई, तार्किक बुद्धि यानी गणित वाली, भाषाई जिसको बोलना वकील जैसे होते हैं उसी टाइप की भाषाई बुद्धि है, और प्राकृतिक बुद्धि जो बहुत नेचर के पास रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खिलौने के रूप में गुड़िया मिलने पर सोहन की प्रतिक्रिया थी, मुझे ये खिलौना पसंद नहीं है क्योंकि लड़के गुड़िया से नहीं खेलते। ये किसका उदाहरण है? जो तो यहाँ पर जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण है। किसका है? जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। खिलौने के रूप में गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया थी, मुझे ये खिलौना नहीं पसंद क्योंकि लड़के गुड़िया नहीं खेलते। ये जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण है। समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त माने जाने वाली प्रारूप विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को जेंडर रूढ़िवादिता कहते हैं। जेंडर रूढ़िवादिता में किसी लिंग विशेषज्ञ को कार्य विशेष से या किसी खास भूमिका से जोड़कर देखा जाता है। लैंगिक रूढ़िवादिता समाज को गतिहीन व रुग्णता की दिशा में ले जाते हैं। बच्चे जब जन्म लेते हैं तभी उनके मस्तिष्क में ये बातें डाल दी जाती हैं। ये लड़का ये है और ये लड़की है। लड़कों को बाहर का कार्य करना चाहिए और लड़कियों को घर का कार्य करना चाहिए। तो ये सब क्या है? ये हमारी जेंडर रूढ़िवादिता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक शिक्षक 1 महीने की अवधि के अंतराल में विद्यार्थियों को निबंध लेखन के लिए कई ड्राफ्ट लिखने के लिए सहयोग देता है। यदि यह शिक्षक प्रत्येक शिक्षक के सभी ड्राफ्ट को ध्यान में रखता है और उन सभी ड्राफ्ट पर काम करने की प्रक्रिया को भी मान्यता देता है तो इस प्रकार के मूल्यांकन को क्या कहेंगे? तो इस प्रकार के मूल्यांकन को हम रचनात्मक यानी कि फॉर्मेटिव मूल्यांकन कहेंगे। सी ऑप्शन सही है। व्याख्या देख लेते हैं। एक शिक्षक महीने की अवधि में अंतराल में विद्यार्थियों का निबंध लेखन के लिए ड्राफ्ट लिखने के लिए सहयोग देता है। प्रत्येक शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी को सभी ड्राफ्ट को ध्यान में रखता है और सभी ड्राफ्ट पर काम करने की प्रक्रिया को मान्यता देती है। तो इस प्रकार के मूल्यांकन को रचनात्मक कहेंगे। रचनात्मक मूल्यांकन से तात्पर्य यह है कि किसी शैक्षणिक कार्यक्रम, योजना, सामग्री आदि में मूल्यांकन करके सुधार किया जाए, अर्थात विभिन्न परीक्षाओं और क्रियाकलापों के द्वारा बच्चों की उपलब्धियों का मूल्यांकन किया जाए। इससे पता लगाया जा सकता है कि किस बच्चे ने कितना ज्ञान अर्जन किया है, कौन पिछड़ गया है। आगे देखते हैं और फिर उसी के अनुसार शिक्षक जो है सुधार करेगा अपनी शैक्षणिक में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक बहुभाषीय कक्षा में शिक्षक को वार्तालाप के लिए मातृभाषा का उपयोग निरुत्साहित करना चाहिए। डिस्करेज द यूज ऑफ नेटिव लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन। अगला है ज्यादातर विद्यार्थियों द्वारा बोली जा रही प्रमुख भाषा को ही स्वीकार करना चाहिए। अगला है भाषाओं की विविधता के बारे में जागरूकता लानी चाहिए और विद्यार्थियों को पसंद के अनुसार भाषा के इस्तेमाल की अनुमति देनी चाहिए। सी ऑप्शन ही सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर विद्यार्थियों को क्या स्वतंत्रता मिल रही है। आगे है एक लक्ष्यांक भाषा जैसे अंग्रेजी को छोड़कर अन्य भाषाओं के उपयोग की अपेक्षा करनी चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षा को केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर आधारित होना चाहिए, समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए
ये सही है। थर्ड सही, अन्वेषण और खोज आधारित होनी चाहिए। तो 2, 3 और 4 इसमें नहीं है, बाकी 2, 3 और 4 जो है वो यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने के लिए एक शिक्षिका हमेशा अपनी पसंद के ही कुछ बच्चों से उत्तर पूछ लेती है, तो शिक्षिका द्वारा किया गया ये क्या कार्य क्या होगा? न्यायोचित नहीं होगा। ये दर्शाता है कि शिक्षिका ने अपने श्रेष्ठ बच्चों को पहचानने का अच्छा कौशल प्राप्त कर लिया है, तो ये भी नहीं होगा। विद्यार्थियों को समान अवसर की उपलब्धता से वंचित करा देता है। जब हम किसी विशेष बच्चों से, मतलब बच्चों जिनको आ रहा है सिर्फ उन्हीं से, होशियार यानी होशियार बच्चों से हमने पूछा, तो ये क्या है? विद्यार्थियों को समान अवसर की उपलब्धता से वंचित कराना है। यहाँ पर क्या होना चाहिए? सभी को समान अवसर देना चाहिए और सभी बच्चे अपनी अपनी सोच को बताएं, ताकि ना सिर्फ जाने वाले बच्चों से पूछें, बल्कि जिनको नहीं भी आ रहा है या फिर जो कुछ आ रहा है उन सबसे क्या है पूछना चाहिए। आगे देखते हैं। गुड़ज गुड़ज वैकल्य से जूझते छात्र के समाधान हेतु निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? तो कार्य पूर्ण करने के लिए सख्त समय बाध्यता निश्चित करना चाहिए, गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों को दृश्य आधारित, तो यहाँ पर क्या है? डिसकैलकुलिया है, ठीक है, डिसकैलकुलिया। जो हिंदी में समझ में ना आए तो उसको क्या है, इंग्लिश में पढ़ लेना चाहिए। तो इसको क्या है, डिस कैलकुलिया है पढ़ने से। तो गणित संबंधी प्रयोज्यता उपलब्ध कराना चाहिए, तो यही ऑप्शन क्या है, सही हो जाएगा हमारा। डिसकैलकुलिया मतलब जो गणित जोड़ना घटाना है, मतलब गणित से रिलेटेड, उसी को क्या है करवाना चाहिए। कैलकुलेटर छात्रों के लिए सबसे आसान उपकरणों में से एक है, क्योंकि इन्हें कुछ मापदंडों के मूल्यों को जल्दी से गणना करने में मदद मिलता है। कैलकुलेटर अभ्यास को सरल और अधिक प्रभावी बनाते हैं। गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए फोटोमैथ जो है वो एक अच्छा ऐप है। तो क्या है? फोटोमैथ क्या है? एक अच्छा ऐप है। फोटोमैथ आपके मोबाइल डिवाइस के कैमरे का उपयोग करके गणितीय समस्याओं को तुरंत पढ़ता और हल करता है। तो ये फोटोमैथ एक ऐप है जो कि मैथ से रिलेटेड चीजों को सॉल्व करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दृष्टिबाधिता मतलब जिसको दिखाई नहीं दे रहा है वाले विद्यार्थी के लिए निम्न में से कौन सी सामग्री लाभदायक नहीं है? स्पर्श ग्लोब, तो ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। छोटे अक्षरों वाली पुस्तिका, दृश्य पट्टे पाठन सॉफ्टवेयर, ये भी सही है। ब्रेल लिपि वाली पुस्तिका, तो हमारा बी ऑप्शन क्या है? बुक विथ स्मॉल प्रिंट। जब उसको दिख ही नहीं रहा है तो वो उसको क्या पढ़ेगा? तो यही क्या है, लाभदायक नहीं रहेगी। आगे देखते हैं। ए और आर दिया है। भाषा शिक्षण के दौरान एक अध्यापिका को लिखित सामग्री के साथ श्रवण पुस्तकें भी उपलब्ध करानी चाहिए। आर है प्रस्तुतिकरण के विविध विकल्प जैसे अधिगमकर्ताओं की जरूरतों को पूरा कर पाते हैं, जैसे कि पाठन विकारों से जूझते विद्यार्थी। तो इसमें दोनों चीजें ही सही हैं और सही व्याख्या भी कर रहा है। आगे देखते हैं। एक सृजनात्मक बालक निम्न में से कौन से गुण मौजूद होते हैं? सृजनात्मक मतलब बहुत ही क्रिएटिव चाइल्ड है। तो अपसारी चिंतन हो गया, अभिसारी चिंतन, अमूर्त चिंतन, नवीन उन्मुख उत्पादन की योग्यता। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो जाएगी। थर्ड एंड फोर्थ तो बिल्कुल ही यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है। थर्ड थर्ड कहाँ कहाँ? यहाँ थर्ड है। और नवीन अमुख एबिलिटी फॉर जनरेटिंग नोवल प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। तो एक तो हमारा अपसारी चिंतन, अमूर्त चिंतन, तो
हाँ, नवीन अमुक उत्पाद की योग्यता, तो इस हिसाब से सी ऑप्शन हमारा सही है। आगे देखते हैं, कक्षा में मूल्यांकन के लिए शिक्षकों के लिए विविध विधियों का प्रयोग करना चाहिए। विविध विधियों का प्रयोग करना चाहिए। एक कक्षा में बच्चे को सफलता और असफलता का को केवल पेपर पेंसिल के द्वारा सही और रूप पूर्ण नहीं निर्धारित किया जा सकता। तो ए बिल्कुल सही है, उसकी व्याख्या भी सही है। आगे देखते हैं, किसी संप्रत्य को पढ़ने के लिए एक अध्यापिका विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करती है। इसके बाद अभ्यर्थियों को उदाहरणों द्वारा एकत्रित जानकारी के आधार पर नियम निर्धारित करने को कहती है। इस क्रिया में अध्यापिका किस अधिगम का इस्तेमाल कर रही है? तो यहाँ पर क्या है, संप्रत्य को पढ़ने के लिए अध्यापिका विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। तो आगमन वाले विधि में हमने देखा था आगमन जो है सही हो जाएगा, मतलब पहले हमें चैप्टर का नाम नहीं बताना, बाकी बहुत सारे क्या है एग्जाम्पल हमको देना है, फिर बाद में एग्जाम्पल के साथ ही हमको इसको क्या करना है, हमको टॉपिक हमें बताना है। आगे देखते हैं, कक्षा नियमन में विद्यार्थियों की सहकारिता हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? स्वयं ही कठोर और अटल नियमों का निर्धारण, विद्यार्थियों के दुर्व्यवहार के बारे में अभिभावकों से बार बार शिकायत, मानदंड का पालन करने के लिए विद्यार्थियों की, ये भी नहीं होना चाहिए, और डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, मानदंडों नियमों को स्थापित करते समय विद्यार्थियों की सहभागिता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह विकल्प चुनिए जो उन संदर्भों में सही चुनाव करता है जिसमें बच्चे के लिए अधिगम हो पाता है। तो खेल कूद में भी हो पाता है, कक्षा कक्ष, मेरे हिसाब से तो तीनों ही सही हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक छात्रों में समस्या समाधान कौशलों के विकास हेतु प्रभावशाली नहीं है? तो मुद्दों पर चर्चा का सुसाध्य करना और छात्रों को चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना, समस्या को हल करने के लिए छात्रों को विभिन्न मंथन और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करना, समस्या समाधान खोजने के लिए छात्रों को विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री प्रदान करना, और हर चरण के लिए एक जैसी पूर्व निर्धारित चरण दर चरण प्रक्रिया के इस्तेमाल पर बल देना। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। हर एक समस्या को जैसे ही हमने उसको सॉल्व किया, तो नई समस्या के लिए एक चरण दर चरण प्रक्रिया में हमें क्या होना चाहिए, उसको बल देना चाहिए। व्याख्या देख लेते हैं, हर समस्या के लिए एक जैसी पूर्व निर्धारित चरण दर चरण प्रक्रिया के इस्तेमाल पर बल देना, यह तकनीक छात्रों में समस्या समाधान कौशलों के विकास हेतु प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि सारी समस्याओं के लिए हम एक जैसी रणनीतियों का उपयोग नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी संरचनावादी कक्षा का अभिलक्षण है? तो संरचनावादी कक्ष में बच्चों के पिछले अनुभव का उपयोग कर नए ज्ञान की संरचना करना ही क्या हो जाएगा, संरचनावादी कक्षा का अभिलक्षण हो जाएगा। कक्षा में जब भी कुछ होता है तो बच्चे ब्लैंक पेपर की तरह नहीं होते, उनके पास कुछ नॉलेज होगा और उसी नॉलेज को हम यूज करते हुए उसमें न्यू नॉलेज को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। जैसे बच्चे कक्षा में बच्चों को हिरण के बारे में बताना है, परंतु बच्चों ने हिरण कभी नहीं देखा, तो हम क्या करेंगे कि हिरण कैसा दिखता है, बकरी के जैसा दिखता है, तो बच्चे इमेजिन कर पाएंगे कि क्या है, जो हिरण है वो बकरी के जैसे ही दिखता है। तो ऐसी अवस्था में अध्यापक हिरण का परिचय बकरी के आधार पर देता है, तो बच्चे हिरण के विषय में अच्छी तरह समझ जाते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विचारधारा बच्चों के अधिगम में अवरोधक है? तो अवरोधक हमें देखना है, त्रुटि अधिगम की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। अधिगम के लिए त्रुटियां करना एक लज्जाजनक कार्य है, तो यही क्या है, सही हो जाएगा। बाकी त्रुटियां अधिगमकर्ता की संकल्पनात्मक समझ में अंतरालों की जानकारी देता है, तो ये भी सही है। अधिगमकर्ताओं को डांट के भय के बिना त्रुटियां के लिए मौका मिलना चाहिए, तो ये भी क्या है, सारे सही है, बस बी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही नहीं है, तो ये वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है? तो बाह्य अभिप्रेरणा सबसे पहले है
अपने अधिगम को दृढ़ करने के लिए शोध करते समय विभिन्न स्रोतों की सहायता लेता है। रेयान एक परियोजना नगद इनाम पाने हेतु रेयान एक परियोजना में विभिन्न स्रोतों से खोज करता है। तो क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि रेयान जो है एक परियोजना के लिए बहुत सारे सोर्स देखता है। रिसर्च फ्रॉम मेनी सोर्स फॉर अ प्रोजेक्ट टू गेट अ कैश प्राइस, मतलब उसको नगद जीतना है तो बहुत सारे सोर्स को क्या करेगा, वो ढूंढेगा। अब नियमित तौर पर प्रतिपुष्टि लेती, ये नहीं होगा, तो क्या है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन, कोविड-19 महामारी के दौरान तनाव ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। यह है निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता, प्रतियोगिता और संज्ञान, संज्ञान और संवेग। तो यहाँ पर क्या कॉग्निटिव और इमोशन क्या है, सही हो जाएगा। बाकी इसकी व्याख्या जो है वो दी गई है। आगे देखते हैं, अधिगम अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वो है मुख्यतः, अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होगा अगर वो है स्वनिर्देशित सेल्फ डायरेक्टेड होगा। तो जब भी बच्चे को हम कुछ बताएं तो वो सेल्फ क्या होना चाहिए, डायरेक्टेड होना चाहिए, तभी क्या है, अधिगम हमारा जो है अधिक प्रभावी होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।